found out treasures are always lost. साइबरपंक 2077 एक ऐसा गेम है जो जलते हुए राख से उठ खड़ा हुआ है, जो अपने कोर में साइबरपंक की स्टोरी टेलिंग की एसेंस को सिंबलाइज करता है। ये टूटे हुए साइबरवेयर की मरम्मत करता है, सर्किट्स को दोबारा रिकॉन्फ़िगर करता है और ग्राउंड ब्रेकिंग एनहांसमेंट्स इनमें जोड़ता है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए साइबरपंक 2077 का दिल और इसकी फर्मवेयर दोनों का टूटना जरूरी था, और इन्हें एक बार फिर से इनकी बुनियाद से रीबिल्ड करना भी जरूरी था, इससे पहले कि इसे एक लेजेंड का दर्जा दिया जाए। एक टर्बुलेंट लॉन्च को रेक्टिफाई करने के लिए CD प्रोजेक्ट रेड के अनवेवरिंग डेडिकेशन और कमिटमेंट एक टेस्टिमनी है। एक ना टूटने वाली इमारत जैसे उतार चढ़ाव के अपने सफर के बीच, नियॉन रोशनी वाले सड़कों के भूल भुलैया के बीच और वीराने परछाइयां बिखरते वाले वो स्काई स्क्रीपर्स के नीचे कहीं किसी कोने से नाइट सिटी हमें अपनी ओर बुला रही है। नेट रनर्स को एक बार फिर अपने पैमाने में लौटने के लिए न्योता दे रही है। एक कुछ हद तक सबड्यूड स्पाई थ्रिलर अंडरटोन के साथ फैंटम लिबर्टी एक इमोशनली चार्ज्ड नैरेटिव को खुद में समेटती है। ये डिस्टोपियन रेल की कॉम्प्लेक्सिटीज में गोता लगाती है और खुद हमारे कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज में भी। नेट रनर्स, आपको याद है, आप कभी भी अकेले नहीं थे। न्यूरोमैंसर प्राउडली प्रेजेंट्स हिज रिव्यू ऑफ साइबरपंक 2077 फैंटम लिबर्टी। Wires and chains starting to fade. It feels like a game. You have to play. फैंटम लिबर्टी एक स्पाई थ्रिलर एडवेंचर है जो साइबरवेयर की साथ एक तरह का जेम्स बॉन्ड एक्सपीरियंस है, जो एस्पियोनाज मिशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो क्लासिक स्पाई इंट्रिग के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करता है। आप NUS प्रेसिडेंट को बचाने के लिए हाई स्टेक मिशंस पर चल पड़ते हैं, एक डार्क और डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक शहर में जो जानी पहचानी लगती है और फिर भी अनजान है। ये एक ऐसा एक्सपेंशन है जहाँ चालबाज राजनीति और कॉर्पोरेट दोगलापन के बीच आप अपनी पहचान ढूंढते हैं। एक NUS इंटेलिजेंस एनालिस्ट, जिसे सॉन्गबर्ड के नाम से जाना जाता है, वो वी को उसके जानलेवा हेल्थ कंडीशन के इलाज के लिए एक ऑफर सौंपती है। एक ऑफर जिसमें वी को NUSA या न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद करनी है। फैंटम लिबर्टी की बॉन्ड स्टाइल मिशन स्ट्रक्चर की हर एक पल, हर एक कड़ी एक्सेलरेटिंग है, जबकि इसकी नैरेटिव साथ ही एक्सीलेंट रहती है, और इसकी एक्सीलेंट पेसिंग, इसकी एक्सीलेंट नैरेटिव की बाहें थामे आगे बढ़ाती है, जिसने मुझे ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। ये एक्सपेंशन डॉगटाउन में सेट है, जो ईस्ट पैसिफिका में मौजूद है, जो एक कॉम्बैट जोन है। नाइट सिटी में एक ब्रूटल लोकेशन जो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, एक ऐसा जगह जहां क्रिमिनल्स की आतंक मंडराता है, एक ऐसी जगह जो लॉ एंड ऑर्डर के जुरिसडिक्शन के बाहर काम करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिक्योरिटी और पुलिस यूनिट्स कहीं गायब हो जाते हैं। होने वाले अपराधों पर शायद ही किसी किस्म की गवर्नेंस है यहाँ पर, और इसलिए ये पूरा जोन टैक्स फ्री है, और इसलिए आप ब्लैक मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हैं। फैंटम लिबर्टी हमें एक नए फैक्शन जो बारगेस्ट है, जो ड्रग लॉर्ड्स जैसे हैं, जिस फैक्शन को NUSA कर्नल कर्ट हैंसन ने स्थापित किया था, से भी परिचित कराती है। ये गैंग फॉर्मर मिलिटेंट सोल्जर्स से बना हुआ है जो हैंसन के साथ हमेशा थे, और इस बीच आप वी के रूप में NUSA और द बारगेस्ट के बीच के मॉरल डिलेमास और संघर्ष में फंस जाते हैं, जो गेम की एंडिंग की बनावट में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब यहाँ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप अपने प्ले थ्रू के दौरान मिलेंगे, और मुझ पर विश्वास करें, वो आप पर एक प्रभाव छोड़ जाते हैं, चाहे वो वर्चुअली हो या साइकोलॉजिकली हो। मुझे सोलोमन रीड की भूमिका निभाने वाले इमेंसली टैलेंटेड इद्रिस एल्बा के बारे में बात करने की जरूरत है। तो सोलोमन रीड किसकी तरफ है? वेल, वो NUSA फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक एजेंट है, जिसने कई कवर्ट और इंटेलिजेंस मिशंस को अंजाम दिया था। जब जासूसों और नेट रनर्स को अनकवर करने का समय आता है तो उनकी एक्सपर्टीज की मांग की जाती है, और इद्रिस एल्बा की परफॉर्मेंस मेस्मराइजिंग है, मास्टरफुल है। कॉम्प्लेक्स इमोशन
इमोशंस को कन्वे करना, एक्सप्रेस करने की उनकी एबिलिटी, वो मजबूत डिटर्मिनेशन से वल्नरेबिलिटी तक एक्सप्रेशंस उनके कैरेक्टर में नुआंस की लेयर्स पर लेयर्स जोड़ती है, जिसने गेम की हाई टेक डिस्टोपियन बैकड्रॉप के बीच भी उनकी सोलोमन रीड की कैरेक्टर को एक इंसान जैसा महसूस कराया। कियानू रीव्स जॉनी सिल्वरहैंड के रूप में वापस लौटते हैं, जो अपनी इनकंसिस्टेंसीज के लिए वी को अभी भी क्रिटिसाइज करता है, कभी थॉटफुल एडवाइस इम्पार्ट करता है या कभी कभी एक कंप्लीट न्यूसेंस जैसा रहता है। अब मैं साइबरपंक की दुनिया की खूबसूरती को डिस्क्राइब करते रह सकता हूँ, लेकिन ये इस वीडियो का विषय नहीं है। सो व्हाट हैज एक्चुअली चेंज्ड? वैसे Phantom Liberty was supposed to be the complete Cyberpunk 2077 experience we never received. गेम के सभी कोर मेन सिस्टम्स को अपडेट और रिटर्न किया गया है। NPC साइट और साउंड की तरफ बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंटल क्यूज की तरफ भी उनकी रिस्पॉन्स टाइम और इफेक्ट बेहतर है, जो उनके मूवमेंट को, उनके रिएक्शन को ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक महसूस कराती है। उनकी रिएक्शन बेहतर है, डायनेमिक इवेंट्स पे ये साफ झलकती है। वो कॉन्वर्सेशन में शामिल होते हैं और ऐसे बिहेवियर एक्सिबिट करते हैं जो गेम को जिंदा और इमर्सिव महसूस कराती है। अगर आप स्टेल्थ डिप्लॉय करना चाहते हैं और एनिमीज को साइलेंटली टेक आउट करना चाहते हैं तो एनपीसीज और कॉशियस और अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप पूरी तरह से एक ऑल आउट गन फाइट्स में एंगेज्ड होते हैं तो एनिमीज अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजिकली कवर लेते हैं और यहाँ तक कि आपको फ्लैंक भी करते हैं। एनपीसीज व्हीकल्स भी स्मार्टर है, वो लेन स्विच करते हैं, ऑब्स्टिकल्स को डॉज करते हैं और पैदल चलने वाले एनपीसीज कार्स के आसपास कॉशियस रहते हैं। पुलिस एआई में एनहांसमेंट्स इमेंस है और ये पॉइंट पे डिस्कशन लाजमी है। पुलिस अब क्राइम्स को डिटेक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में काफी प्रोएक्टिव है। उनकी पेट्रोल रूट्स अब ज्यादा डायनेमिक है, वो करंट क्रिमिनल पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए अडेप्ट करते हैं और पुलिस एआई यहाँ तक कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 से मिलते जुलते हैं। वांटेड लेवल में भी ओवरहॉल की गई है। जब मैंने क्विक सक्सेशन में क्राइम्स कमिट करने का फैसला किया तो पुलिस ने रियल टाइम में मुझे ट्रैक करना शुरू कर दिया। वो यहाँ तक कि मैक्स टैग भी तैनात करते हैं, एक ट्रेन्ड और स्पेशलाइज मिलिट्री यूनिट जो आपको तब तक लगातार हंट करते रहती है जब तक आप मारे ना जाते हैं। और अगर आप कानून लगातार तोड़ते रहते हैं तो पुलिस आपके ऊपर बॉस लाइक कैरेक्टर्स अनलीश भी करती है। पुलिस सड़क को ब्लॉक करने या हाईटेक एवीज भेजने जैसे अलग अलग पुलिस कारों और ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेगी। आप उन्हें रेडियो पर बात करते हुए भी सुन सकते हैं, जिससे गेम ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। कॉम्बैट में एक मेजर अपडेट यहाँ पर वेहिकुलर कॉम्बैट की एडिशन है। आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में ड्राइविंग के वक्त अपने व्हीकल से पिस्तौल, सबमशीन गन्स या हेल्थ आइटम्स इस्तेमाल करते हुए कॉम्बैट में एंगेज हो सकते हैं। कुछ व्हीकल्स माउंटेड वेपन्स के साथ भी आते हैं, जिनमें मोटरसाइकिल्स पर दिल दहला देने वाले मेली कॉम्बैट मोमेंट्स भी शामिल है। मैं अपनी बाइक्स और तलवारों का और कटाना से अपने एनिमीज को हैक एंड स्लैश कर रहा था, अपने टारगेट्स पे ड्राइव बाय भी कर पा रहा था एंड आई फेल्ट द स्ट्रीट्स ऑफ नाइट सिटी जस्ट गॉट इवन वाइल्डर। फैंटम लिबर्टी ओल्डर क्वेस्ट के साथ लंबे समय से चली आ रही मुद्दों और इश्यूज को आखिरकार भी हल करती है और एक बेहतर सीमलेस गेमिंग अनुभव प्रदान करती है। सो फाइनली बग फ्री क्वेस्ट आर हियर टू स्टे और इसके साथ गेम में एक बड़ी विजुअल ओवरऑल भी है। एनवीडिया की इम्प्रेसिव DLSS 3.5 टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस को एनहांस करती है पीसी पर और साथ ही रे ट्रेसिंग की आश्चर्यजनक रियलिस्टिक फीलिंग देती है, एक हायर क्वालिटी पिक्सल डेंसिटी के साथ। यूजर इंटरफेस में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स मैंने नोटिस किया। क्वेस्ट चैनल विजिबली काफी क्लीन लगते हैं और जॉब्स को नीटली अलग अलग टैब्स में स्ट्रक्चर किया गया है। इन फोन गेम यूआई को भी एक स्लीक मेकओवर मिली है और आइटम टूलकिट्स को बार्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंप्लीफाइड आइटम कंपैरिजन के लिए। मिनी मैप अब डायनामिक है, वो आपके ड्राइविंग स्पीड के अनुसार जूम आउट भी होते हैं और डी पैड के नेविगेशन मेन्यू में और सिंपल है, इंटुइटिव है। फैंटम लिबर्टी एक नया रिवैम्प पर्क सिस्टम पेश करता है जो गेम प्ले में गहराई और वर्सटैलिटी जोड़ता है। अब आप अपनी प्रेफर्ड प्ले स्टाइल को टेलर करने के लिए एट्रीब्यूट और पर्क पॉइंट्स एलोकेट कर सकते हैं, चाहे वो एक टेक सेवी हैकर हो या रिलेंटलेस स्ट्रीट ब्रॉलर। रेलिक पॉइंट्स की एडिशन नए पॉसिबिलिटीज खोलती है जो आइकॉनिक वेपन्स में यूनिक एबिलिटीज जोड़ते हैं। यहाँ एक स्टैंड आउट फीचर ये है द एबिलिटी टू रिफंड पर्क पॉइंट्स, जो एक डायनामिक मिक्स और मैच एक्सपेरिमेंटेशन में काम आता है। अब नए स्किल ट्रीज और पर्क्स है यहाँ पर। स्किल ट्री में आपको प्राइमरी नोड्स, सेकेंडरी नोड्स और अल्टीमेट नोड्स मिलेंगे जो एक पैसिव बोनस जैसा है। एक और नया एक्साइटिंग फीचर है, अब आप वार्डरोब फीचर को डायरेक्टली वेंडर्स द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, जिससे अपने कैरेक्टर के लुक को कस्टमाइज करना आसान हो जाता है। प्लस वेंडर्स की स्टॉक्स आपके लेवल के साथ स्केल भी करते
होते हैं जो आपके प्रोग्रेस के साथ एक वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन देते हैं। अनोखे थीम्स और स्पेशलिटीज के साथ खुद वेंडर्स में भी एक मेकओवर देखा जाता है। क्विक हैक और क्राफ्टिंग कंपोनेंट्स अब आपको सेल पे नहीं मिलेंगे और वेपन, साइबरवेयर, अपार्टमेंट्स, क्लोथिंग और काफी चीजों की प्राइस को एडजस्ट किया गया है, जिससे गेम की इकोनॉमी थोड़ी और बैलेंस हो गई है। फैंटम लिबर्टी सिंप्लीफाइड क्राफ्टिंग और अपग्रेडिंग को भी ऐड करता है। अब आपको सिर्फ एक कंपोनेंट टाइप की रिक्वायरमेंट होती है एंड देयर इज नो मोर जगलिंग मल्टीपल्स। रेयरिटी लेवल्स को 1 से 5++ तक टीयर्स से बदल दिया गया है और यहाँ एक ट्विस्ट भी है, अब आप सिर्फ आइकॉनिक वेपन्स को ही अपग्रेड और लेवल अप कर सकते हैं। और अब ऐसे मल्टीपल एंडिंग्स हैं जो डाइवर्जेंट स्टोरी लाइन से अलग होते हैं, आपकी चॉइसेस और डिसीजंस के आधार पर अनफोल्ड होते हैं। मेरे द्वारा चुने के चॉइसेस वी के रिलेशनशिप्स, अलायंसेस और नैरेटिव की ओवरऑल ट्रेजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करने लगे। ये गेम के अंदर की मॉरल एम्बिग्विटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहाँ चॉइसेस ना तो पूरी तरह से अच्छे होते हैं और ना ही पूरी तरह से बुरे होते हैं, जो कैरेक्टर्स की फ्यूचर को अफेक्ट भी करते हैं और उन चॉइसेस के आधार पर कॉन्सिक्वेंसेस को भी अफेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि मेन साइबरपंक 2077 गेम के लिए एक बिल्कुल नए 6th या छठे एंडिंग को भी अनलॉक करते हैं। एक्सपेंशन में एक नया रेडियो स्टेशन भी जोड़ा गया है जिसे 89.7 ग्राउल FM कहा जाता है, जो 14 नए ट्रैक्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा नए क्वेस्ट, गिग्स, एपिक बॉस बैटल्स, अनगिनत डायनामिक इवेंट्स, 100 से भी ज्यादा नए वेपन, साइबरवेयर और फैशन भी जोड़े गए हैं। यहाँ तक कि आपके कैरेक्टर के लिए लेवल कैप को भी बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। फैंटम लिबर्टी रिडेम्पशन और एक्सीलेंस की कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। CDPR ने ना सिर्फ अपने कम्युनिटी की बात सुनी है बल्कि अपने वादों को पूरा भी किया है। ये महज एक एक्सपेंशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जो कहता है कि CDPR इज फाइनली बैक एंड फाइनली स्ट्रॉन्गर देन एवर। ये एक्सपेंशन एक अपडेट से कुछ बढ़कर है, ये एक कंप्लीट रीइन्वेंशन है। दिस इज अ कंप्लीट टेयर डाउन ऑफ द ड्राइंग बोर्ड अपार्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द गेम फ्रॉम द ग्राउंड अप। लेकिन असली हीरा जो फैंटम लिबर्टी की जान है, इसकी एक्सटेंडेड एंडिंग है वी की नैरेटिव के लिए। ये एक नैरेटिव मास्टरपीस है जो कहानी में एक पावरफुल पंच डिलीवर करती है, जो रिफ्लेक्टिव भी है और दिल को दुखा देने वाली भी है। यह इमोशंस काफी गहरे होते हैं दैट लेफ्ट मी विद अ प्रोफाउंड कनेक्शन टू नाइट सिटीज कैरेक्टर्स एंड देयर फेट्स। मुझे कियानू रीव्स के जॉनी सिल्वरहैंड के कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को भी कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो इमोशंस का एक मेस्मराइजिंग रोलर कोस्टर जैसा है। वो कितनी आसानी से सिल्वरहैंड की रेबुलस रॉकस्टार की रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर से वल्नरेबल किरदार में ट्रांजिशन करते हैं, जो अपनी इंट्रोस्पेक्शन के क्षणों में खो जाते हैं। In a sense, Cyberpunk 2077 has pressed the reset button with Phantom Liberty, giving us a gripping and emotionally charged experience that I will never forget. CDPR ने आखिरकार कर दिखाया, उन्होंने कभी अपने फैंस का हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी हमें नहीं छोड़ा और हम कभी भी अकेले नहीं थे। ये रिव्यू मेरे लिए काफ़ी खास थी और मैंने इसका लगभग 3 साल इंतज़ार किया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए न्यूरोमैंसर का मेरे दोस्त तहे दिल से शुक्रिया। Why is there